Hello friends, today we are back again with our next questions for the prelims GS1 of Polity section. So yesterday we did I think 3 or 4 questions. So our next question here is consider the following statements regarding Nari Shakti Vandan Abhiyan अधिनियम. ओके सो दिस इज ये एक अधिनियम पास किया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो उनमें बताना कि हमें क्या कुछ है. सबसे पहली बात तो ये जो है 2023 में पास किया गया था. ठीक है, किस लिए था? ये इसलिए था क्योंकि जो वुमेन है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो हमारी एमपी बनते हैं वो बहुत कम हैं. इस वजह से इसको लेके आया था कि ताकि कुछ सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाए, ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा में या पार्लियामेंट में वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सबसे पहली बात ये कम्प्लीटली याद करने के लिए क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं. पहली बात, प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट ऑन द 18th लोकसभा. ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ अधिनियम यानी कि ये फिलहाल एक बिल है जो पास हो चुका है, लेकिन ये कब लागू होगा इसकी कोई डेट अभी तक उन्होंने दी नहीं है, यानी अभी तक ये कोई एक्ट बना नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट. ठीक है, जिस दिन ये एक्ट बन जाएगा उसके अगले 15 सालों तक के लिए ये लागू रहेगा. ये बात बिल्कुल ठीक है. देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. ये बात भी यहाँ बिल्कुल ठीक है. क्या है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का कोटा है, यानी जहाँ जहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की सीट रिजर्व कर दी गई हैं, उनमें से 1/3 जो है वो सीट्स रिजर्व कर दी गई है वुमेन के लिए. तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड ठीक है. तो हमारा कोई आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन. ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू. ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि रिट क्या है, और रिट भी कितने प्रकार की होती है. रिट होती है हमारी 5 प्रकार की, उनमें से एक है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन. पहले उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देख देंगे. सबसे पहली बात, रिट आखिर है क्या? रिट है अ लीगल ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट्स टू द अथॉरिटी और मे बी द लोअर कोर्ट्स. ठीक है, क्या है कि ये है हमारा एक लीगल ऑर्डर जो किसके द्वारा दिया जाता है? हायर कोर्ट्स. मेनली हायर कोर्ट्स ही इसको पास करते हैं, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हायर कोर्ट हाई कोर्ट है. किसके लिए? कि या तो जिस भी अथॉरिटी को या फिर कोर्ट को ये ऑर्डर पास करेंगे, या तो उनको कोई काम करने के लिए बोलेंगे, या फिर कहेंगे कि कोई काम नहीं करना है. ठीक है, ये हमारे हैं 5 प्रकार के. सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस. नाम थोड़ा अजीब है, हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि जो कोर्ट है वो क्या बोलेगी, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग होता है द बॉडी ऑफ. टू हैव द बॉडी ऑफ. टू हैव द बॉडी ऑफ यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो अथॉरिटीज को ये रिट या ये ऑर्डर देंगे कि जो भी आपने क्रिमिनल है या फिर कोई भी पर्सन है उसको डिटेन यानी कि उसको अपनी गिरफ्त में लिया है, तो उसको हमारे सामने पेश किया जाए. ठीक है, ताकि हम देख सके जो आपने बंदा डिटेंशन किया था. डिटेंशन होता है जब पुलिस है जो है वो गिरफ्तार कर लेती है. तो ये चेक करने के लिए कि जो भी बंदा डिटेन किया गया है वो सही है या वही है जिसने वो कोई भी क्राइम किया है, तो उसे चेक करने के लिए जो है ये हैबियस कॉर्पस जो है रिट है लिखी जाती है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है. ये जनरली क्या है, हायर कोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है. किनको? अथॉरिटीज़ को, और कोई किसी कंसर्न पर्सन को भी हो सकता है.
ये हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड हमारी है मैंडेमस। मैंडेमस, अगर मैंडेमस को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक वर्ड हमारे दिमाग में आ सकता है जिससे थोड़ा रिलेट करता है, वो होता है मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी यानी कि है कि जिसको भी ये ऑर्डर पास किया जाएगा उसको जो काम बोला जाएगा वो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा करना। ठीक है, यहाँ मैंडेमस का मतलब भी होता है भी कमांड, यानी जो आपको कमांड दी गई है आपको वो करनी है अभी पूरी। Issued to a public authority directing them to perform the public duties they are bound to or they but refuse or fail to perform। यानी क्या है, ये मैंडेमस जो है, मैंडेमस दिया जाता है, इशू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को। पब्लिक अथॉरिटीज़ को, किन पब्लिक अथॉरिटीज़ को? जिनको कोई काम, मतलब हमें पता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी का कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर पाई या करने से मना कर दे, तो उस केस में मतलब अगर कोई पर्सन कोर्ट चला जाता है तो उस केस में जो कोर्ट्स हैं वो मैंडेमस इशू करते हैं उन अथॉरिटीज़ को कि आपका ये काम है, आपको ये करना है, बाउंड टू डू द वर्क। ठीक है, आपको एक, आप इस काम को करने के लिए ही बनाए गए हो तो आपको ये काम करना होगा, तो उस केस में जो है हमारा ये मैंडेमस इशू किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी मैंडेमस से आगे है प्रोहिबिशन। वही जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब अगर लिटरल मीनिंग अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो क्या है, टू फॉरबिड। टू फॉरबिड यानी कोई काम है उसको करने से रोकने के लिए ये पास किया जाता है। इस जो ये रिट है प्रोहिबिशन की, इसकी एक खास बात ये है कि ये हायर कोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। हायर कोर्ट्स यानी जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी, टू लोअर कोर्ट्स। ये किसी और को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को ये लीगल ऑर्डर पास कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ये होता है कि जब मान लो कि अगर हायर कोर्ट्स को लगे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपने जो भी उनका जिस एरिया तक वो अपना डिसीजन दे सकते हैं उससे बाहर जाके कोई डिसीजन दें, तो उस केस में ये इशू किया जाता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हो, तो इस केस का ये डिसीजन आप नहीं दे सकते, आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा या फिर इस जो डिसीजन है उसको हटा दो। ठीक है, तो अगर देखें तो इशूड बाय हाई कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स विच ट्राई टू पास द लिमिट कन्फर्ड टू। तो अब हमारी जो फोर्थ रिट आ गई है। फोर्थ रिट हमारी है सर्टरी। ठीक है, ये हमारी जैसे सर्टिफाई करते हैं उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत है, जिसका अगर मीनिंग भी देखेंगे तो मीनिंग होगा टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। टू बी सर्टिफाइड और या फिर टू बी इन्फॉर्म। तो ये क्या होता है कि ये भी जो है हायर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स को पास करते हैं। किसके लिए कि जब उनको लगे कि कोई केस है जो उनके लोअर कोर्ट्स के पास है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है कि वो बोलते हैं कि जो भी आपके पास केस पेंडिंग केस है या फिर वो चल रहा है, तो कहते हैं कि आपके पास जो केस है वो आप हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये सर्टरी का
जो रिट है वो पास कर दी जाती है। और हमारा फिफ्थ वाला है, लास्ट है, वो है क्यो वारंटो। वारंट, जैसे वारंट वर्ड आ गया इसमें, तो एक ये क्या है कि बाय व्हाट वारंट, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो आएगा बाय व्हाट वारंट। ठीक है, ये जो दिया जाता है ये अथॉरिटीज को, पब्लिक ऑफिशियल्स को दिया जाता है, पब्लिक ऑफिशियल्स को, और उनसे पूछा जाता है कि उनके वो जिस भी पोस्ट पे हैं, ठीक है, जिस भी वो पोस्ट पे हैं, ये पूछने के लिए कि आप इस पोस्ट पे किस वारंट के साथ हो, मतलब आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप इस पोस्ट पर हो, तो उसके लिए क्या होता है, क्यों वारंट हो। तो अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था रेट ऑफ प्रोहिबिशन जो हमने डिस्कस किया था कि हायर कोर्ट्स सिर्फ लोअर कोर्ट्स को पास कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन यही हो जाता है सॉल्व कि टू द लोअर कोर्ट्स प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ केस, यानी एक केस जो उनके पास चल रहा है और क्योंकि हायर कोर्ट्स को लगा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपनी जो दायरा है उनका, जहाँ तक वो डिसीजन दे सकते हैं उनसे बाहर जा रहे हैं, तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि लोअर कोर्ट्स को उस केस की प्रोसीडिंग्स को वहीं रोकने के लिए बोल देते हैं। और अपने पास होती है, हमारा जो 13 क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाता है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe। और हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में जो है ये कह रहा है कि जो गवर्नर है स्टेट का वही डिक्लेयर करेगा कि और रिकॉग्नाइज करेगा कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर आएगी या नहीं आएगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ये गवर्नर नहीं, ये काम किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, भले ये किसी स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर करने की बात हो, लेकिन ये काम गवर्नर ना करके बल्कि हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, इन दोनों की रिकॉग्निशन जो होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ठीक है, ये जो हमारे ये आर्टिकल होगा हमारा 341, ये आएगा हमारा आर्टिकल 342 के अंडर में। ठीक है, और दूसरी बात, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन द अनदर स्टेट। तो अगर हम जनरल साइंस में भी अगर ये बात सोचने की ट्राई करें, तो जैसे मान लो कि एक कम्युनिटी है वो एक स्टेट में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक में कम में है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिसमें वो कम अमाउंट में है वो उसमें अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब आए, या फिर जिसमें ज्यादा में है उसमें वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर आए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिर और फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसाइड होगा स्टेट वाइज, स्टेट टू स्टेट ये डिफर करेगा। तो ये है कि अगर जो चीज़ जो कम्युनिटी जो है एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर आ गई, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे स्टेट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर आएगी। तो इस हिसाब से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो गई। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक गलत है, सेकंड हमारी ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बी ओनली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स है। ठीक है, बजट के ऊपर क्वेश्चन हमें हर साल कोई ना कोई जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट जो बजट पेश किया गया है उस साल, जैसे हमें पता है कि जो बजट है वो हर साल पेश किया जाता है, तो या तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, या फिर जैसे हमारे पॉलिटी से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बजट क्या होता है वो भी देखेंगे, पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, The Union Finance Minister on the behalf of Prime Minister, Union Finance Minister on the behalf of
लेस डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आ गई, बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड है एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट, अभी डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे पास यहाँ दो तीन कोर टर्म्स हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, बजट। ये तो एक जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड का यूज कर लेते हैं बजट, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है जो हम कहीं भी अपने डेली यूज में या फिर मंथ वाइज कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो जैसे हमारी भारत की सरकार है उसके पास भी कुछ अमाउंट आता है, ठीक है, जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये या फिर दूसरे तरीके से जैसे बोरो कर लिया कहीं से, तो वो कहीं ना कहीं उनको स्पेंड करना होता है, ठीक है। जैसे कुछ सब्सिडीज दे दी तो वहां पे उनकी स्पेंडिंग होगी, तो वो उनके पास क्या होता है कि हमारे पास ये जगह है जहाँ से हमारा इतना पैसा आना है, ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ हमको ये पैसा स्पेंड करना है, ठीक है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान अपना बजट जितना ही पैसा है उसको उसका हिसाब किताब रखता है, तो उसी तरह जो गवर्नमेंट है उसको भी अपने पैसे का हिसाब किताब रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी देसी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज डे टू डे लाइफ में बजट। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो कुछ है इसके बारे में डिस्कशन है, लेकिन बजट वर्ड यूज नहीं किया गया है, उसकी जगह उन्होंने क्या यूज किया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है ये। तो बजट और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस वर्ड का हर जगह यूज है, बजट वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बजट हो गया। अब इसके बारे में अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, अगर बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा हो गया 112 और एक आर्टिकल 113 की बात यहाँ की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, 112 ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका ये काम है कि वो जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसको पेश करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन उनकी जगह ये काम कौन करता है, हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उस साल, वो बजट को पेश करता है। पहले बजट जो है हमेशा फरवरी के एंडिंग में पेश किया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होती थी और फिर जो फाइनल वोटिंग के बाद या डिस्कशन के बाद जो बजट निकल के आता था उस हिसाब से जो गवर्नमेंट वो स्पेंड करती थी, ठीक है। अब ये जो है जनवरी के एंडिंग में या फरवरी की स्टार्टिंग में कर दिया जाता है। तो अब स्टेटमेंट फिर से पढ़े तो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा गलत होगा क्योंकि हमने अभी देखा कि ये किसका काम है, ये प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो क्या है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनके सामने पेश करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट। तो अब डिमांड फॉर ग्रांट क्या हो गया, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम इस चीज को इरेज कर दें, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज आ गई डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या हो गए, ये जो हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका वो हिस्सा है जिसमें क्या है कि जो एक्सपेंडिचर होगा इसका एक एस्टिमेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है लोकसभा के अंदर, ठीक है। यानी कि कुछ जैसे कि क्या है कि मान लो कि सेंटर को यानी अपने यूनियन को किसी स्टेट को पर्टिकुलर काम के लिए स्पेसिफिकली कुछ पैसे अलग से डोनेट ग्रांट करने हैं यानी देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये वोटिंग की जाती है लोकसभा में, जहां ये डिस्कस किया जाता है कि जो ये ग्रांट दिया जा रहा है, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं वो ठीक है, गलत है या ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वोटिंग होगी, सिंपल सी बात है।
तो इसमें क्या होगा, या तो जो लोकसभा होगी वो अपने डिस्कशन और वोटिंग के बाद ये कर देगी कि हाँ जो आप डिमांड मतलब ग्रांट्स हैं जो दे रहे हो वो ठीक है, या उसको मना ही कर देगी। या फिर थर्ड केस ये भी हो सकता है कि जो अमाउंट है जितना दिखाया गया उसको आपसी सहमति के बाद रिड्यूस कर देगी और उसके बाद जो भी डिमांड है जो ग्रांट्स हैं वो दी जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग हमें एक आर्टिकल रह गया 113 आर्टिकल क्या कहता है कि जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स दी जानी है, ठीक है, वो क्या होंगी, प्रेसिडेंट की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो अप्रूवल है वो कंपलसरी है। सबसे पहले तो जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स का लोकसभा, पहली बात तो लोकसभा में इसकी डिस्कशन होगी, राज्यसभा में इसकी कोई डिस्कशन नहीं होती, और लोकसभा में भी इसको लाने के लिए सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन के लिए इसे लोकसभा में भेज दिया जाता है और उसके बाद डिस्कशन होगा। उसके बाद ये होगा कि ये हमें देनी है या नहीं। तो इसके हिसाब से अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग थी क्योंकि ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ना होकर प्रेसिडेंट की जगह पर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट को पेश करते थे। ठीक है, तो हमारी यहाँ ऑप्शन क्या होगा, यहाँ भी हमारा ओनली सेकंड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस have been constituted by the government of India till December 2023, यानी पिछले साल तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन सेट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ बताना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाए किस लिए गए थे या कब कब बनाए गए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जिसको डिलिमिटेशन कमीशंस का पता है तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। तो डिलिमिटेशन कमीशंस बनाए किस लिए गए थे कि जैसे हमें पता है कि जो हमारे एमएलएज हैं और एमपीज हैं लोकसभा के, वो सेलेक्ट होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे। ठीक है, एक जो भी राज्य है या फिर पूरा इंडिया देखा जाए तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, जहां से कोई भी एक पर्सन खड़ा होता है एमएलए एमपी के लिए और उसका वोटिंग होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो ये वोटिंग होती है, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है, वो किस बेसिस पे बनाई गई हैं, पॉपुलेशन बेसिस पे। ठीक है, तो जितनी भी एरिया की पॉपुलेशन है, मान लो अगर एरिया की पॉपुलेशन कम है तो एक बड़े एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, अगर एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक छोटे एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है। तो इसी काम के लिए जो ये है डिलिमिटेशन कमीशंस का गठन किया गया था। ठीक है, किस बेसिस पे कि मान लो कि पॉपुलेशन है किसी जगह की, वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंटली कम हो गई है मान लो किसी रीजन से, तो उस बेसिस पे कि पॉपुलेशन बेसिस पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, मान लो इतनी है, तो अगर पॉपुलेशन मान लो इसकी कम हो गई है तो इसका एरिया जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो इस एरिया को छोटा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस काम के लिए जो है डिलिमिटेशन कमीशंस का गठन किया गया है। तो आज तक वो क्या है, टोटल 4 बार इसका गठन हो चुका है और 4 बार ही क्या है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका एरिया या तो बढ़ाया गया है या घटाया गया है इस बेसिस पे, या फिर ये कह सकते हो कि इंक्रीज भी कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1953 1953 यानी जब आजाद हुआ उसके ठीक बाद एक बार जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, फिर उसके बाद 1962, ठीक है, उसके बाद 1972 और 1972 के बाद जो गठन हुआ था वो था 2002 में। ठीक है, अब 2002 के बाद अगर मान लो कि अब इसको वापिस से इसका गठन कर दिया जाए तो अभी तो इसका गठन हो नहीं सकता। इसका क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो वो है ये पॉपुलेशन बेसिस पे किया जाता है, तो पॉपुलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। सेंसस कब होना था, 2021 में, हर 10 साल में होता है।
ठीक है, लेकिन इस बार 2021 से 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई सेंसस हुआ नहीं है। तो बिना सेंसस के हमें एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन का आइडिया है वो लगेगा नहीं, और सेंसस के बाद ही जो है नेक्स्ट कभी भी इस डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। तो अभी तक 4 बार हुआ है, ये वो 4 साल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4th, ठीक है। Here comes next question, the Constitution Amendment Act, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट यानी कोई भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो चेंजेस के लिए चेंजेस हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, अमेंडमेंट कहेंगे। 1992 amends the 8th schedule of the Constitution to include which is of the following languages, ठीक है। तो यहाँ शेड्यूल के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके आर्टिकल कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स में वो बांट दिया गया था, ठीक है। ये था हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ चेंज होते रहते हैं, ओवर 115 टाइम्स, 115 से ज्यादा बार इसमें चेंजेस किए जा चुके हैं, या तो उसमें कुछ बढ़ाया है या कुछ घटाया है ऐसे, या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन किए हैं यानी चेंजेस किए गए हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आज के समय में 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका है, और हमारे जो शेड्यूल्स हैं उनका नंबर 8 से बढ़ के हो चुका है 12, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से याद कर लें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शेड्यूल्स तो हमें याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं है, और इसके साथ पार्ट्स भी, मेन पार्ट्स जो हैं अगर वो हमें दिमाग में रटे रहे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे बात की गई है शेड्यूल्स के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 8 शेड्यूल अगर यहाँ बात की जाए तो 8 शेड्यूल में क्या है, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। इसके अगर शेड्यूल की बात करें तो इसमें आर्टिकल 343 से 351 आता है। 343 आर्टिकल का आपने नाम पहले सुना होगा, जैसे हिंदी में कभी आपने ग्रामर में पढ़ा हो कि उसमें इसका जिक्र आता है कि जो हिंदी है हमारी शायद राष्ट्रभाषा में इंक्लूड है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा या फिर कहीं और जहाँ पे ये डिस्कशन किया जाता है कि आर्टिकल 343 के अंडर हिंदी को वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये काफी पुराना आर्टिकल है। तो ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, तो अब अमेंडमेंट्स तो इसमें भी हुए हैं, पहले कुछ लैंग्वेजेस थी, उसके बाद कुछ और लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। तो 71st अमेंडमेंट में इन्होंने पूछा कि इन 4 में से कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई है, या 4 है या 3 है। अगर हम बाय एग्जाम्पल इसके जाएं जो ऑप्शंस हैं तो हमें देखेंगे तो इनमें से इन 4 में से कोई 3 ही लैंग्वेजेस थी जो उस टाइम पे ऐड हुई थी, ठीक है। तो एक है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो अगर हम डिस्कशन करें तो जो 8 शेड्यूल है हमारा, ठीक है, 8 शेड्यूल है, इसमें चेंजेस हो चुके हैं 3 बार, ठीक है। 3 बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी कि 3 बार जो है लैंग्वेजेस या तो इसमें ऐड हो चुके हैं या घट चुके हैं। अगर मेनली ऐड ही हुई हैं 3 बार। सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास थी 14 लैंग्वेजेस, आज के समय में हमारे पास हैं 22 लैंग्वेजेस, यानी हमारी जो लैंग्वेजेस है वो इंक्रीज ही हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट 3 बार हुए हैं। सबसे पहला था 21st अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा हूं मैं ए करके। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1967 में, 1967 में हुआ। उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज को ऐड किया गया जो नाम है सिंधी। सिंधी कहाँ बोली जाती है? सिंधी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट हुआ, वो था हमारा 71st अमेंडमेंट, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। 71st अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ है? 1992 में, ठीक है। अगर इसमें देखें तो हम उसमें जो लैंग्वेज ऐड की गई थी वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। मैथिली उस टाइम पे ऐड नहीं की गई थी। तो बाय आंसर तो हमारा हो जाएगा
ए पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कोंकणी क्या है? कोंकणी बोली जाती है गोवा वाले एरिया में, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर स्टेट ही है, उसके अराउंड के एरियाज में बोली जाएगी। नेपाली जो है, नेपाली भले ही अगर हम सोचें कि नेपाली इंडिया की लैंग्वेज नहीं है तो ऐड नहीं होगी, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वह गलत हो सकता है। लेकिन नेपाली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दर्ज की गई है। जो बोली जाती है सिक्किम वाला एरिया है, जो मतलब नेपाल से सटता हुआ एरिया है, वहां के आसपास ये बोली जाती है। तो ये हमारा होगा 71st अमेंडमेंट। और इसके बाद जो अगला है वो आएगा हमारा 92nd अमेंडमेंट। ये आ गया हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट, जो हुआ था 2003 में, ठीक है। यहाँ पे हमारी 3 लैंग्वेजेस जो हमने डिस्कस की वो ऐड हो चुके हैं, यानी 14 पहले लैंग्वेजेस थी, 1 सिंधी यहाँ ऐड होगी, 3 यहाँ ऐड होगी, तो 4 14 और 4 18 होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई थी। वो 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? वो 4 लैंग्वेज थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और लास्ट थी संथाली। तो मैथिली जो थी वो 71st अमेंडमेंट में ऐड ना होके 92nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। अब अगर डिस्कस करें कि किन एरियाज में बोली जाती है, तो जो बोडो है वो बोली जाती है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी वेस्ट बंगाल से उस साइड, असम हो गया, मेघालय हो गया, उस एरिया में बोडो बोली जाती है। डोगरी भी हमारी जम्मू कश्मीर के बड़े एरिया में ही बोली जाती है, ठीक है। मैथिली बोली जाती है जो हमारा ये झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इस एरिया में। और नेक्स्ट है संथाली जो बोली जाती है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इस वाले एरिया में बोली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी जो 8 लैंग्वेजेस थी जो ऐड हुई है वो याद कर लेंगे, और 14 लैंग्वेजेस जो थी वो शुरू में ही थी, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है? पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18, प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन पार्ट 20। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमारे पास शेड्यूल्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास पार्ट्स डिस्कस कर लिया कि कौन किस चीज के बारे में, उनके पावर्स के बारे में, उनके जो प्रोविजंस है वो किस पार्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटीज का हमें पता है, जो अर्बन एरियाज का रख रखाव करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो म्युनिसिपैलिटीज द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, स्टेटमेंट तीनों हमारे यहाँ पे ठीक है। लेकिन बात यह है, अब म्युनिसिपैलिटीज जो हो गया, सबसे पहली बात तो ये ए क्यों लगाया गया है, देख रहे हो यहाँ पे ए सिर्फ इसके अंदर है, इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा और इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा। ए या फिर ये कोई अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो जनरली होता है जब हम उनको अमेंडमेंट के द्वारा लेके आते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें ये 2 पार्ट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी थी, जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके प्रोविजंस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज का उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था। अब तो क्योंकि इसको बाद में अमेंडमेंट करके लेके आया गया है, तो बीच में कहीं इंक्लूड करने के लिए क्या किया जाता है, हम ए बी सी ऐसे जो लेटर्स है वो ऐड कर देते हैं पार्ट के साथ, ताकि ये भी दिखता रहे कि हाँ ये अमेंडमेंट के बाद आया है, और इनके लिए अलग से प्रोविजन मतलब अलग से पार्ट ना बनाया जाए लास्ट में, ठीक है। अगर लास्ट में बनाया गया तो वो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो 22 था, उसके बाद अगर कुछ बिल्कुल ही नया लेके आना है तो पार्ट 23 में ऐड हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पार्ट 9 में ही ऐड कर दिया गया है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज के साथ साथ क्यों ये आया था हमारा, सेवेंटी-फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। 74th अमेंडमेंट हुआ था। ये अमेंडमेंट बहुत ही ये कह रहे हैं कि बहुत ही बेसिक है, जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज के साथ साथ क्या था, ग्राम पंचायत भी। ग्राम पंचायत क्या थी, ग्राम पंचायत थी
जो रूरल एरिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्यूनिसिपैलिटी थी वो थी अर्बन एरिया के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये आया था 74th अमेंडमेंट, ये हमारा होगा 73rd अमेंडमेंट से, जो दोनों आए थे 1992 में एक ही साथ। ठीक है, दोनों साथ में ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हो गए? इमरजेंसी प्रोविजंस वो हो गए कि मान लो कि वॉर हो जाए, ठीक है, दूसरे देश के साथ, तो उस केस में अगर कुछ बेहद ही इमरजेंसी आ जाए इंडिया में या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट में, तो उसके रिगार्डिंग जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इसके आर्टिकल्स बड़े ही सिंपल हैं और याद होने चाहिए। ये हैं 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, जिनमें से जो 352 है वो है हमारे नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है तो उस केस में इसको लागू कर दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी भी दो टाइप की हो सकती है कि मान लो कि या तो किसी और देश के साथ लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर देश के अंदर ही कुछ दंगे हो जाए, तो वो भी एक नेशनल इमरजेंसी आएगी। तो अगर बाहर देश के साथ हुए तो वो क्या हो गई? ये होगा हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एग्रेशन। और अगर देश के अंदर ही हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल अग्रेशन। ठीक है, तो ये दो प्रकार अग्रेशन, तो ये दो तो पार्ट हो गए हमारे नेशनल इमरजेंसी के। 352 के बाद आता है 356 जो होता है स्टेट इमरजेंसी के लिए। स्टेट में इमरजेंसी किस प्रकार से हो सकती है कि मान लो जो सरकार है वो गिर जाए, ठीक है, और अगली सरकार लागू होने से पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट में क्या है वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लो जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को कोई ऑर्डर्स दे कि आपको ऐसे पर काम करना है, लेकिन वो ऑर्डर मानने से इनकार कर दे, तो उस केस में भी क्या है वो स्टेट इमरजेंसी के अंदर आ जाता है और वहां पे भी प्रेसिडेंट का रूल है वो लागू कर दिया जाता है। तो इसके बाद और लास्ट है 360 किसके लिए है? किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, कि मान लो कि फाइनेंशियली इंडिया में बहुत ही बड़ा कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस केस में ये लागू कर दी जाती है। खास बात यह है कि ये आज तक इंडिया में लागू नहीं हुई है। नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, हम सबको पता है 1975 में हुई थी। स्टेट इमरजेंसी भी स्टेट वाइज डिफर करती रहती है। हमारे हरियाणा में ही 3 बार लागू हो चुकी है, जब सरकार के बीच में जब सरकार नहीं बन पा रही थी तो उस केस में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इमरजेंसी के प्रोविजंस। थर्ड अमेंडमेंट जो तब से हम कर ही रहे हैं वो कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने एक अलग से प्रोविजन बना दिया है। ठीक है, जो आता है हमारे पार्ट 20 के अंदर। ये हमारा पार्ट 18 के अंदर था, पार्ट 20। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इस पूरे पार्ट में जो पार्ट 20 है उसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, वो होगा हमारा आर्टिकल 368। ये हमें तो बिल्कुल जो कहते हैं पता होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही एक आर्टिकल 368 है जो कंप्लीट पार्ट 20 को लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो शायद आज के लिए इतना ही काफी होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एक पार्ट और में 6-7 क्वेश्चन और बचते हैं, शायद उस क्वेश्चन में अगले पार्ट में हम तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।